हाँ जी भाई, डिस्कशन स्टार्ट है जी। टैक्स के जो टेस्ट हुआ अपना पीजीबीपी। तो पहला सवाल जी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे है। छोटी मोटी गलतियां इसमें हो सकती हैं तो यदि डिस्कशन करनी जरूरी है। पहली बात तो ये है एक कंपनी का केस। अब क्वालिफाइंग अमाउंट होता है जी 35D सेक्शन, याद है आपको? उसमें होता है जी एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव, मतलब कि जो इनके अकॉर्डिंग परमिटेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव वो देख लो। तो एक 5% देखना होता है। कंपनियों को उसमें फायदा हो जाता है कि वैसे आम बाकियों के लिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% होता है। कंपनियों को ऑप्शन होती है कि भाई आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का भी 5% कर सकते हो, याद है? चलो फिर यदि कहानी शुरू करता हूँ और मॉड्यूल के साथ चेक भी करा दूंगा जहां पॉइंट थोड़ा जा है, क्योंकि कई बच्चों का गलत हुआ होगा। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर द इनकर्ड बाय द कंपनी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन इशू ऑफ शेयर, ये परमिटेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, वर्क इज कनेक्टेड बाय द कंप्लीटेड बाय द टैक्स पेयर इटसेल्फ, चल जाएगा। अगले वाले में पंगा पड़ेगा। इंजीनियरिंग सर्विस वर्क इज कैरिड ऑन बाय कंसर्न विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय बोर्ड। है कुछ आइडिया इधर? ये क्या लिख दिया इसने? हम्म। इसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ही नहीं, इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं मानेंगे। इधर कारण मैं आपके सामने रखता हूँ, ऐसे ही नहीं। अपन 35D में अब मॉड्यूल दिख रहा है जी इस वक्त। स्क्रीन पे आप ध्यान देना पूरा। इधर ना ये नाम लिख के आएंगे कि केड़े केड़े एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, जैसे ये जो इसमें भी है ये भी है। ऐसे आपको लगेगा कि भाई ठीक है सर ये तो एलिजिबल है। कंपनियों के केस में और भी आ जाएंगे कि ये मेमोरेंडम आर्टिकल बनाने के खर्चे, फिर भाई आपके ये शेयर शेयर इशू करने के खर्चे। पर अब पंगा पड़ेगा जब ये एंड में जाएगा। ये यहाँ पे ना कुछ बोलेगा कि ये काम किसने करने हैं, इस पे ध्यान देना। कहता है जी भाई इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर रेफर्ड इन ए टू डी अबव, ये वाली बातें कर रहा है, ये वाले। कहता है जी ये काम जड़े हैं इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ, बाकी क्लियर भी हो जाता है, यहाँ लिख के ही आ जाती है जब बात। या तो आप खुद कर लो, मतलब आप करो खुद, स्टाफ लगाओ अपना जैसे भी, या किसी कंसर्न से करवा लो। पर वो कंसर्न जड़ी है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। बोलो भी ध्यान आया था पॉइंट, सच बताओ। मतलब ये मेरे को लगता नहीं है कि सबको ध्यान आया होगा, नहीं हाँ, क्योंकि इतना डीपली आप लोग पढ़ते। केड़े बच्चे ने हाँ किया? रिया, शाबाश। गगन तेरा? नो सर। प्रणव जी, यशिका, आ गया था ये पॉइंट। चलो, अब अगर अगर आपको ये ध्यान में आ गया है ना तो इसका इम्पैक्ट बड़ा सही होने वाला है। होने क्या वाला है कि थोड़ी देर बाद ये जब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पिक करेगा ना, तो इसको तो मानेगा ही नहीं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, क्योंकि ये काम ना ही इसने खुद किया। वर्क इज कैरिड ऑन बाय कंसर्न विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय बोर्ड। तो पहली बाउंसर तो यहाँ पड़नी थी। अब आपके ਜਿਹੜੇ एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हैं वो सिर्फ 232 हैं। इधे अकॉर्डिंग हमने आगे चलना है। तो भाई जिन्होंने इस पे थोड़ी सी गलती की है वो थोड़ा मॉड्यूल में से जाके, मैं पेज नंबर आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, 4.225 पे जाके ये बारे पढ़ें थोड़ा, ताकि उन्हें ऐसे ना लगे कि पता नहीं क्या है लिखा हुआ था, पढ़ा नहीं तो बात लग गया। बाकी जी इतने जो डाटा है वो फिक्स एसेट का और कैपिटल का भी दिया हुआ है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स है, देन देयर इज शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब अगली मुसीबत आपके लिए होनी थी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड आप ही दे देते हैं कि इतनी इतनी है। इसमें उनके भी मीनिंग पता होने चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या आता है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, समझ रहे हो? किसी बच्चे को अगर इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पता हो तो बताना, मेरे को कितनी आई तुम्हारी, मैं क्या सुनूं तो सही, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी ली तुमने? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, सोच के बोलो। हाँ 45 लाख, क्योंकि उसमें तो फिक्स एसेट ही आएंगे। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी आई? 70। 70 लॉन्ग टर्म बोरिंग आती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी आपको हाँ जी सर, मैं बिल्कुल आपको ना दोनों चीज़ों के मीनिंग पहले जितना मेरा हो पाए ना मैं करवा देता हूँ कि भाई फायदा हो आपका। ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होती है वो ये होती है। कहता है दिस मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट बीइंग द लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारा किस दिन का देखना होता है? ऑन द लास्ट डे इन विच द बिजनेस कमेंसेस। तो ठीक है, फिक्स एसेट उसी दिन के दिए हुए हैं। पर एक्सटेंशन वाले केस में जिस दिन एक्सटेंशन कंप्लीट होती है, अपना तो न्यू बिजनेस वाला केस है,
अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ इन्होंने दिया हुआ कि एग्रीगेट ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑन द लास्ट डे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 70 आ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है जी 45। अब ये कह रहा है देख भाई ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, ये तेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो ज़्यादा वाले का 5% कर लो, 3.5 लाख लिमिट आ गई। एक्चुअल प्रीलिम में पर गलतियां हुई हुई हैं, उस वजह से दिक्कत होगी। 232 ही आएंगे यहाँ पे। कंपेयर होगा, सिलेक्ट होगा विच एवर इज लोअर, एंड यू विल बी गेटिंग द रिडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। कितने बच्चे हैं जो कह सकते हैं कि 46,400 आंसर आया था उनका? शाबाश। और प्रणव जी ने भी हाँ किया है। और बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा तो इंजीनियरिंग सर्विस नहीं धोखा दिया होगा। हम्म। सर वो थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट था, मतलब कि ऐन जैसे वो कहता हूँ ना, पेपर टेक्स्ट का थॉरो नॉलेज चेक करता है आपकी, ताई ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया था। इंटेंशनली था, मैं पहले ही बता दूं। और क्वेश्चन भी थे मेरे पास, पर मेरे को ये था कि ये वाला डाल, इसमें पता चलना है कितना ध्यान से पढ़ के आए हैं। और है जी, अब जो गलती हुई है वो ठीक है, उसको आप पढ़ो। हम्म। हम्म। सर देखो, इम्पैक्ट इस वही स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, क्योंकि जड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक तो जो आपकी यहाँ सिलेक्शन है अमाउंट की वो भी गलत है, ਉਹਦਾ 1/5 भी। आप ये लगा लो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 1.5 नंबर ਇਹਦੇ कारण आपका इधर उधर होगा, कोई फाइनल आंसर गलत है। हाँ, इतना तो देना चाहिए कि इतनी स्टेप मार्किंग तो रहनी चाहिए ना, अब एक ही पॉइंट पॉइंट तो एक ही गलत है ना। अगला क्वेश्चन जी 35 AD है, ये शायद मैंने आपको काफी बार करवाए हुए हैं ऐसे वाले। तो पहले तो एक बार आंसर देख लो यार, इस पे हम टाइम ना खराब करें। 45 लाख आंसर आ गया। तो ये अपने काफी फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। कहानी क्या होती है इनमें? यार ये होता है कि भाई एक वो और दिखा देते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस जैसी चीज ही, मतलब जो वो पहले से कर रहा है उसमें प्रॉफिट हुआ है। फिर हमें पता होता है कि ਜਿਹੜਾ लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस का है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के ही प्रॉफिट में से एडजस्ट हो सकता है, याद है ना? और उसमें, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, और उसमें ये एक बड़ा प्यारा पॉइंट होता है जो मैंने क्लास में बड़ी डिटेल में समझाया था, कि जो 35 AD है ना उसमें बारी बारी करके चीज़ें ऐड होती गई, कि इस साल से ये हनी बीज वाला भी आ गया, फलाना होटल भी आ गया, हॉस्पिटल भी आ गया। तो कई बार ना बंदा पहले से काम कर रहा होता है, फिर वो 35 AD तो उस पर मिलता नहीं, क्योंकि वो तो आपने पहले शुरू कर दिया जब 35 AD आया उससे पहले। पर उसमें से भी लॉस एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वो बिजनेस स्पेसिफाइड ही माना जाता है। याद है ये वाला? हाँ हाँ। हाँ, बिजनेस वो वाला होना चाहिए बिल्कुल। ये देखो ना, जैसे इसमें ये बता रहा है कि भाई हमने ये अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस है 4 स्टार होटल का। आपको पता है 4 स्टार होटल आते हैं स्पेसिफाइड में, पर ये बहुत साल पहले शुरू कर लिया था कहता। ਹੁਣ हो सकता है कि अब उस वक्त 35 AD में ना पिक हुआ हो, बट इट विल बी ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग ऑफ द लॉसेस। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पिछले क्लास टेस्ट भी के जब हुआ। हाँ पूछो जी। पूछो पूछो। सर वर्डिंग लिखो, या जिस तरह हूँ कुछ एक स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की रिवीजन लगाओ, ਉਹਦੇ अंदर पीछे रेप्लीकेट वाले पार्ट में बता ही रखा होता है यार कि केड़े वाले लॉस का केड़ा सेक्शन है। वो कोशिश अगर कर लें तो अच्छा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका हल बता रहा हूँ। देखो जी, कोशिश वैसे की जाए कि जब रिविजन्स लगाई जाएं, जब आपको अब सारा कंटेंट आ गया अच्छे से करना, आपको डीप पॉइंट भी याद रह रहे हैं, अब आपका फोकस होना चाहिए कि यार मैं बार रेज करूं कि भाई मैं सेक्शन याद करने की कोशिश करूं रेप्लिकेट में से। समझ रहे हो? जब आप नेक्स्ट टाइम इन चैप्टरों को रिवाइज करो, तो आप कोशिश ये करो कि सेक्शन, फिर लास्ट ऑप्शन कि सर उसके बावजूद भी पेपर में अब इतना कुछ है नहीं हो पाया, गलत नहीं लिखना। ना ना लिखो, वर्डिंग लिख दो। गलत सेक्शन नंबर लिख दिया तो नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा जो तू सेक्शन रेफर कर रहा है वो तो इसका है ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे सेट ऑफ हो गया। ठीक है? कोशिश करें, इम्प्रूव करें, नहीं तो ठीक है भाई। अब हाँ जी, कुछ है कोई पूछ पूछ रहा? हम्म। हम्म। सर मैं उसके लिए ना अलग से बना दूंगा, कोई बड़ा सेक्शन है, टाइम ज़्यादा चला जाएगा। मैं कर दूंगा उसका आपको लिख लुक के, जिस तरह वो रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाबी स्टाइल में बनाए हुए हैं, तरीना मामी उम्मी याद है।
हाँ, वो इतना दी कोड की लोगों ने भी बहुत बनाई होती है, पर मेरी कोशिश होती है कि छोटे से छोटा बने। सैम पुत वगैरह भी है तो वो काफ़ी अजीब हैं, बट वो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, उससे गलत नहीं होता। इस पे चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक बना के ना, एक बार एक स्टोरी मेरे सामने आई भी थी, पर वो स्टोरी बहुत लंबी थी तो मैं शेयर नहीं की ज़्यादा, क्योंकि बच्चे कहते हैं जी इतना लंबा तो याद नहीं रहेगा। चलो कर दें, का मेरे अल्फ़ाबेट्स को ना अरेंज करते हैं, फिर बताऊंगा। अब भाई मेरे को ना थर्ड क्वेश्चन पे शक है कि ये बहुत लोगों ने गलत किया होगा, तो इसका जरा ना ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉलोइंग पेमेंट एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड बाय मिस्टर युवन राजा, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और इसका पिछले साल का टर्नओवर 99 लाख था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टीडीएस के कई सेक्शनों में आपने टीडीएस तभी काटना होता है कि जे आपका बिजनेस में 1 करोड़ से ज़्यादा हो और प्रोफेशन में कितने से 50 लाख। याद है ना? और बेटा ध्यान रखना, कई सेक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें ये चीज़ देखी नहीं जाती और टीडीएस काटना ही होता है। बोलो, समझ रहे हो? अब बने रहना बस। कहता भाई इंटरेस्ट 45,000 रुपये पे किया है इसने, ये युवन राजा ने इंटरेस्ट पे किया है, रहमान एंड कंपनी जो कि रेजिडेंट है, उस पे इसने टीडीएस नहीं काटा। पहले बताओ सेक्शन लगना केड़ा इस पे? इंटरेस्ट 194 अगे। हाँ, अगर टीडीएस के ये सेक्शन सुक्शन भूले हुए हैं तो मैंने यहाँ ना सारा कुछ रखा ही हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है फिर तुम्हें ना भूला भूला होता है। थोड़ा जा अपन इसको रोटेट रोटेट करके, ओहो ज़्यादा हो गया। वो आ जा भाई आ जा। मैं थोड़ा यहाँ ना दिखा दें कि भाई ये चीज़ है, कोई बंदा कहे जी पता नहीं क्या कही जा रहे हैं। तो अब 194 ए कैजा सेक्शन है भैया, ये इस पे ऐसे नहीं होता कि लगना ही लगना है। ये इंडिविजुअल एचयूएफ पे तब लगेगा कि भाई आपका अगर टर्नओवर ज़्यादा है। ये देखो आ गई है वो बात। ये 194 ए है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। यहाँ अगर आप देखें, ये पेयर कहता है जी एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, ठीक है, वो तब आएंगे जब उनका टर्नओवर पिछले साल ज़्यादा हो। तो अब आप देखो, ये आपका है यूवन राजा, मतलब कि रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखा रखा है, पिछले साल टर्नओवर है नहीं ज़्यादा। तो अगर ये वाली चीज़ इसने इंटरेस्ट दे दिया बिना कोई टीडीएस काटे, तो कोई चक्कर नहीं है, कोई गलती नहीं है। बोलो, ही समझ रहे हो? अगर गलती हो जाती तो यहाँ 30% डिसअलाउ हो सकता था। तो वो सारे आंसर उनसर तो इसमें हमने बहुत डिटेल में सारे सारे सेक्शन लिख दिए हैं, ताकि बच्चा जब इसे अपना पढ़े। चलो एक बार मैं केस के लिए पढ़ देता हूँ। कहता है डिसअलाउंस 40A1A में हो सकता होता है जब आपने भी टैक्स नहीं काटा या काट के जमा नहीं कराया, पर आपका पहले 194A अट्रैक्ट करने के लिए टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। प्रेजेंट केस में कम था, इसलिए आपको टीडीएस तो नहीं काटना, तो 40A1A तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा। सच बताओ, सही हुआ है पहला पार्ट? पक्का? शाबाश। अब बेटा ये 3 लाख रुपए सैलरी दे दी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को बिना टीडीएस काटे। सैलरी का सेक्शन है 192, 192 टीडीएस। वो 194 ए जैसा नहीं बताता पेयर। वो तो कहता है कि भाई एनी पर्सन जेड़ा एक टैक्सेबल सैलरी दे रहा है किसी को, मतलब जिस सैलरी पे टैक्स लग सकता है, एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा सैलरी, उसे टीडीएस काटना चाहिए। याद है आपको? नहीं याद है तो 192 बिल्कुल इसके आसपास ही होगा, मुझे बस थोड़ा थोड़ा टाइम दे दें, मैं साथ साथ रिवाइज करा देता हूँ। ये 192 पड़ा है, सैलरी की पेमेंट होती है। इधर थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वही 2.5 लाख 3 लाख वाली। और एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम अंडर दी हेड सैलरी। अब इसमें कोई ये नहीं लिखा कि आपका टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए, इसमें तो ये लिखा है कि अगर सैलरी इन लिमिट से ज़्यादा दी है तो भैया टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये सेक्शन तो फिर इस मिस्टर युवन राजा पे लगेगा। और अगर यहाँ 3 लाख की पेमेंट ये कर गया बिना टीडीएस काटे, तो यहाँ तो डिसअलाउ होना बनता है। कितना डिसअलाउ गया? 30% डिसअलाउ होगा, बिल्कुल। 40A1A सब लिख के आ गया। सेक्शन थोड़े ज़्यादा लिखे हुए हैं आंसरों में, घबराना ना। चैप्टर नंबर भी लिखे हुए हैं। इतना शायद पेपर में हम याद ना रख पाए, चलो कोई बात नहीं। कमीशन 16,000 was paid to मिस्टर विद्यासागर रेजिडेंट ऑन दिस विदाउट डिडक्शन द टैक्स एट सोर्स। यार ये सेम ही कहानी है, कमीशन वाले सेक्शन में भी 194A वाली बात ही है। यहाँ कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होने वाला। बोलो भी ओके। बाकी उसने वो सारे एम उम वो भी रेफर कर रखे हैं। अब आ गया जी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन जी, विविथा नाम। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, इसमें तो पूरा एक्सपेक्टेड है कि सब ठीक हुआ होगा। आ गया था ध्यान में? कॉम्पोजिट इनकम है, आओ फटाफट देख लें। रबर में बोल दो पहले कितना होता है? हाँ जी, 35। तो 35% जी लिखा बिजनेस में, और 65% गया एग्रीकल्चर में। याद में हम ऐसे भी रखते होते हैं कि ज़्यादा वाला एग्रीकल्चर होता है।
मतलब ये कभी कोई कन्फ्यूजन जी हो जाए, जिस तरह की हो ही जाती है माइंड में। अब कहता है सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड इन तमिलनाडु। बस रोस्टेड ग्राउंडेड नहीं है, तो भाई इसमें क्या होगा फिर? 2575, अगर रोस्टेड ग्राउंडेड भी हो जाता। हाँ बस फिर डायलॉग याद रखना है कि कॉफ़ी की चाय बन जाएगी। समझे कि नहीं? फिर चाय वाला ही हो जाएगा काम। तो यहाँ जी आपका 2575 हुआ है। सर ये एक पॉइंट है, पर होपफुली आपने ठीक किया होगा। ये कहानी जड़ी है। हाँ, क्योंकि वो कोलंबो में चला जाएगा, फिर एग्रीकल्चर का सीन खत्म हो जाएगा, फॉरेन एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट नहीं होता। कहता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। कहानी तो पूरी बना दी थी भाई ने। इन कोलंबो, रेजिडेंट ऑर्डनरी है, आर प्लस ओ आर है, ग्लोबल इनकम टैक्स वाला भी। बोलो। तो इनकम तो यहाँ आएगी आएगी। अब सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड एट चेन्नई, छड्डो जी, कोई चक्कर ही नहीं है, आर प्लस ओ आर है, टैक्स लगना है। और इस इनकम का कोई भी हिस्सा एग्रीकल्चर नहीं ट्रीट होएगा। कारण एग्रीकल्चर, हाँ लैंड इंडिया में होती है तो एग्रीकल्चर होता है भाई, बाहर का एग्रीकल्चर तो नॉर्मली माना जाता है, एग्जाम्पशन नहीं होती। तो ये पूरा बिजनेस इनकम में लिखा गया है। अब सर आगे चाय है, ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड, वही चाय को तो बताइए 40। और फिर वो नर्सरी है, नर्सरी अभी पीछे एमसीक्यू वाली क्लास में भी हमने देखी थी कि भाई ये तो अब एग्रीकल्चर इनकम मानी जा चुकी है। बोलो भी देख रहे हो? तो इधर आंसर कंफर्म करें, इतने इतने हैं, 549 590। डन। डन, शाबाश। हाँ जी। इनके अलावा अगर क्रॉप आ जाए तो बेटा जवाब मैं इनसे निकलवाता हूँ। बेटा समझाओ इसको, अगर आलू के चिप्स बना दे कोई तो कैसे होगा? गन्ने की चीनी बना दे तो कैसे होगा बताओ? करवाया हुआ तुम्हें सारा? ना ना। हाँ रूल 7 मैंने कराया था, कौन बोला? रोशनी है। हाँ बेटा बताइए जरा क्या होता होता, फिर मैं समझाता हूँ। अच्छा इसको भी भूल गया, शाबाश। हाँ गगन को याद है। हाँ। तो अब बेटा अब ना फिर सुन लो, क्योंकि ऐसे वाले पॉइंट तो प्रणव जी आपको याद है। मैं इसमें तो लगने 2 ही मिनट। लो सर, कितनी अच्छी तरह कहते हैं, नो सर बिल्कुल। खत्म है जी। अब सर एग्जाम्पल ले लो फिर। एक मान लो बंदा है, वो ना अपने खेतों में शुगर केन ग्रो करता है। ठीक है जी। शुगर केन ग्रो करता है। फिर उसने क्या कर रखा है कि भाई अपनी शुगर मिल भी लगा रखी है छोटी मोटी, जहाँ पे भाई इस गन्ने से चीनी और गुड़ वगैरह तैयार कर देता है। वो दोनों चीज़ें करता है एक ही बंदा, मतलब एक ही पैन के अंडर है ये दोनों चीज़ें। मतलब इज ग्रोइंग शुगर केन देन मैन्युफैक्चरिंग शुगर आउट ऑफ इट। तो कॉम्पोजिट इनकम होगी, पहले ये समझ लो। दोनों चीज़ें की हैं बंदे ने। अब वो कह रहा है जी मेरा जो शुगर केन की खेती बाड़ी में एक्सपेंस हुआ है ना सारा, डेप्शन डुप्शन मशीनों की, ट्रैक्टर की, सीड मैन्योर, बिजली का खर्चा, पानी देने के लिए 5 लाख का खर्चा, ये हुआ। फिर वो कहता है जो जो शुगर केन की कन्वर्जन की है मैंने शुगर में, उसमें मेरा 2 लाख रुपया लगा है। और फाइनली उसने शुगर को बेचा, मैंने ऐसे एग्जांपल फर्स्ट टाइम भी लिया था, शुगर को सेल किया है चक के 15 लाख रुपए में। अब अगर ये देखा जाए कि इसमें उसकी इनकम आई कितनी, तो 15 लाख में से खर्चे माइनस कर लो। ये खर्चे माइनस करके ऐसे तो आप कह दोगे 8 लाख रुपए की इनकम आ गई सर। पहले गन्ना ग्रो किया, फिर गन्ने को कन्वर्ट किया चीनी में। अब इस 8 लाख पे जो आप पूरे पे टैक्स लगाते हो, ये बिल्कुल गलत है। वो कहेगा यार मैं एग्रीकल्चरिस्ट भी हूँ, अगर मैं गन्ना ही सिर्फ बेच देता तो मेरी सारी इनकम माफ थी, याद है? फिर जो कहे सारा माफ कर दो, तो गवर्नमेंट कहेगी बेटा तू इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, तूने गन्ने से चीनी बना के बेची है, गन्ना नहीं बेचा। ठीक है, तो माफ कैसे कर दें? तो इसलिए अब सारों के लिए तो 40 60, 35 65 20, इतने तो फिर क्रॉप ही बहुत ज्यादा है। कोई टोमेटो से सॉस बना देगा तो क्या करोगे? साडा पंजाबी भरा कोई साग बना देगा डब्बे में पैक करके कनेडा भेज देगा, फिर क्या करोगे? तो मैंने तब भी आपको कहा था कि सबके लिए रूल नहीं बन सकता। अब रूल है, रूल 7। वो समझो उन किस तरह इस केस को आप अच्छी तरह नोट करना, नोट भी कर लेना। ऐसी सिचुएशन में एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे आती है, ध्यान से सुनना अब। सर मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर केन, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन यहाँ रखा जाएगा एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए। मतलब जो गन्ना 5 लाख रुपए में आपने तैयार किया, वो मंडी में कितने का बिकता है?
मान लो कि जी वो जी वहां बिक जाता है 7,80,000, ठीक है। इसमें जड़े ਉਹਦੇ एक्सपेंस हुए हैं माइनस करवा दो, कितने का एक्सपेंस हुआ? 5 लाख। ये आपकी एग्री इनकम होगी। किसी बच्चे को याद आया कि क्लास में हमने ऐसा कुछ किया था कभी? हम्म। अब ध्यान से सुनना, ये तो होगी एग्री इनकम। मैं हाईलाइट कर दूं कि दोबारा इसमें अब एग्रीकल्चर पे बात नहीं होगी। और जो नॉन एग्री इनकम होगी उसमें आएगा सेल ऑफ शुगर। सर सेल ऑफ शुगर बंदे ने, मैंने कुछ लिखा था हाँ 15 लाख में की हुई है, ये देखो सर। अब ये आएगा सेल ऑफ शुगर। इसमें बेटा जी आपको खर्चे के तौर पे जितनी इस गन्ने की मार्केट वैल्यू है ना वो अलाउ कर दी जाएगी, 7.8। और जेड़ा इसमें गन्ने को शुगर में कन्वर्ट करने में खर्चा हुआ है, कन्वर्जन एक्सपेंस, इंडस्ट्रियल एक्सपेंस, वो तो अलाउ करना ही है, वो तो जायज़ है। अब बेटा जी जो बचा, 15 में से हमने 7.8 हटाया, फिर दो हटाए, ये बचा मेरे पास 5.2 है जी, नहीं है? 5.2 इज प्योरली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये देखो, मैं तो लॉजिक हमेशा ऐसे समझाता हूँ। ये 8 लाख रुपए थे जिसमें हमें प्रॉब्लम थी कि स्प्लिट करवा दो, स्प्लिट करवा दो, परसेंटेज कोई थी नहीं। रूल 7 ने स्प्लिट करा दिया, देखो पूरे 8 लाख का हिसाब। देखो स्क्रीन पे 8 लाख है कि नहीं? 2.8 एग्रीकल्चर, 5.2 क्या अभी नॉन एग्रीकल्चर। देख पा रहे हो? रूल 7 क्वेश्चन बड़ा कम आता है, और जब आता है ना तो बच्चे फिर यही कहते हैं पेपर में भी, यार ये कहाँ से आ गया भाई, ये वाला कैसे होगा। तो इसको अच्छे से करना है भाई। अब वापस आते हैं, यदि रिवीजन करा दी है यार। आगे यार फर्म का क्वेश्चन है, वो आसान है मेरे अकॉर्डिंग। एक्स एंड वाइज पार्टनरशिप ठीक है, नेट प्रॉफिट इतना है। बिफोर डिडक्शन ऑफ फॉलोइंग, सैलरी ऑथराइज बाय डीड है, डेप्रिसिएशन ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट अलाउड होता है भाई? हाँ जी, हाँ डीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और मैक्सिमम रेट 12% है। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें ये बुक प्रॉफिट निकालने में तुम्हारी कोई दिक्कत हुई होगी। पहले तो आपने 7 लाख जड़ा ये दिया हुआ भाई, इसमें सैलरियां ना माइनस करने लग जाना। सैलरियां तो बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग माइनस होती हैं, पता है ना? डेप्शन माइनस करवा दी, आईओसी जड़ा बनता है जी 12% के हिसाब से, वो माइनस करा दिया। ये आपका आ गया जी बुक प्रॉफिट, 490 आया हुआ सबका। अब कितनी इस इसकी वो लिमिट सी लगा लो यार, 40 बी कि पहले 3 लाख के ऊपर 90%, और ये और बैलेंस पे 60%, भाई ये होगी जी लिमिट। वैसे तो इन्होंने ज़्यादा सैलरी दे रखी है, अलाउ नहीं हो पाएगी, क्योंकि 20,000 रुपये ईच पर मंथ। एक बंदे को 2 40 दी हुई है, बंदे कितने, दो? हाँ 4,80,000 दे रखा है, तभी उसने अलाउबल यही लिखा। अपना भी यही आया। अगला जी प्रजम्पटिव का सवाल है, और उसमें कहानी जड़ी है थोड़ी जी घूम सकती है, इधर उधर हो सकती है। ट्रक वाला प्रिजम्पटिव सवाल है बेटा जी। पहले ये बताओ, इसे स्टेजेस में समझेंगे। आपकी व्हीकल्स की ये इनकम आई हुई है इतनी, फिर अगला पॉइंट रखूंगा। बाकी बच्चे भाई बोल नहीं रहे, सारे बताओ। हाँ जी, हाँ जी यूश, क्यों भाई? ये भी नहीं किया था अभी? है? अच्छा, समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हैवी गुड व्हीकल और लाइट गुड व्हीकल, अब आपको मेरे को एक बात और बता दो बेटा जो पूछनी है। यार ये हैवी गुड किसको मानते हैं, हैवी गुड व्हीकल किसे मानते हैं लोग? 12,000 किलो जब टप जे, फिर वो हजार हजार रुपये लगाने शुरू कर देते हैं, याद है ना? तो चलो, अगर आपने इस पे हाँ कर दिया तो मैं आपको और नहीं तड़पाता, ये तो मतलब आपको आता है यार। अब बेटा जी, एक बड़ी प्यारी 2 3 बातें हैं, वो सुननी है ध्यान से। एक तो ना ये बंदा कह रहा है कि भाई मेरा ना अनअब्जॉर्ब्ड एप्शन है कोई पिछले साल का, तो बिजनेस लॉस भी है। सर जब आप प्रिजम्पटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी 30 से 37 तक सारे खर्चों की डिडक्शन आपकी होगी। अब इसमें खर्चा ना कोई हमारे से मांगो, याद है आपको? तो जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो तो यहाँ लेस नहीं हो सकती, क्योंकि इस सेक्शन में होती है, इसलिए इसकी डिडक्शन नहीं देनी थी। पर ਜਿਹੜਾ बिजनेस लॉस है वो कोई 30 से 37 में थोड़ा ना आता। लॉस तो अपना एडजस्ट होगा, जो प्रॉफिट है। अब सच से बताना कितनों ने ऐसा किया? हेलो? सन्नाटा थोड़ा ज्यादा है, प्रणव ने हाँ किया बस, बाकियों ने मेरे हिसाब से हाँ कर दी होगी भाई, कर दी डेप्शन भी लेस।
हैं? सब नहीं? चलो कोई नहीं, 1 मिनट रुको फिर, है सजा मिलेगी, ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बेटा जी देखो, ये जो प्रिजम्पटिव असेसमेंट वाले, आप कोई भी वैसे तो एग्जैक्ट ये उठा लो तो ज़्यादा अच्छा। ये रहा 44 AE, 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, फिर ऐसे होगा ऐसे होगा। ये टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ये पढ़ाना है कि क्या नहीं होगा। नॉन अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शंस, कहता है जो भी डिडक्शन आपकी 30 से 38 तक बनती होती हैं वो मान ली जाएंगी, होगी हैं, उनकी कोई बात दोबारा नहीं होगी। एक सर और बड़ा प्यारा पॉइंट है, मैं बताऊं। ये 3 सेक्शन होते हैं प्रिजम्पटिव में, आपको पता है। ये जो लास्ट वाला है ना, ट्रक वालों वाला, इनमें ये है कि इनके केस में जो सैलरी या इंटरेस्ट वगैरह दे दो ना पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म हो, तो इनके केस में अलाउ हो जाती है। इवन इन केस ऑफ फर्म सैलरी इंटरेस्ट और पार्टनर, ये बाकी केसेस में अलाउ नहीं है। तो ये 44 AE को, जिस तरह बात हो रही थी कि अगली बार जब रिवाइज करें तो बारीकियां पकड़ें। क्योंकि जिस तरह उन्हें पता है क्या होता है, जब आप बार बार पढ़ते हैं चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो आपको रिवाइज करे बगैर भी याद रहनी शुरू हो जाती हैं, माइंड अपने आप ही कहता है अच्छा ये तो ये होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप पहली बार भी ध्यान से नहीं देखते, दूसरी तीसरी बार भी नहीं देखते, ये उनमें से है। ये बारीकियां पकड़नी है कि ये 30 से 38 में ही अनअब्जॉर्ब्ड एक्शन का सेक्शन है, आप मॉड्यूल खोल लो आपको मिल जाएगा। अब ये थोड़ा या डिस्क्रिमिनेशन टाइप कर रखा है कि बाकी की प्रिजम्पटिव असेसमेंट में तो सैलरी और इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं दी है, बट ट्रांसपोर्टर को दे रखी है। तो अगर यहाँ कोई वो वाला पॉइंट लगा देता तो वो तो आपके लिए और महंगा साबित होता भी। तो बाकी ये तो 80C 80D और 80E पे शायद मेरा बोलना नहीं बनता, ये तो ठीक हो गए होंगे, देख लो फिर भी एक बार। ये तो बेकार ही है क्योंकि बहुत लेटेस्ट ही हमने अभी किया। फिर जी पांडे जी वाला क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन सर पेपर में आया हुआ 10 नंबर का ही आया था, मैंने भी 10 में रखा। दिक्कत हुई थी भाई जब आया था, ये शायद नवंबर 16 की अटैम्प्ट है जब आया। मिस्टर पांडे या रेजिडेंट इंडिविजुअल 45 ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कहता है जी मेंटेन्स दी अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, थे P&L आपके सामने रख दिए। वैसे कैश बेसिस में ज़्यादातर रिसीट एंड पेमेंट देते हैं, याद है। अब इन्होंने P&L ही दिया है, तो आप नेट प्रॉफिट अप्रोच से शुरू करेंगे। नीचे कहानियां है कि डेप्रिसिएशन अलाउबल जड़ी है वो इतनी है, और फिर भाई ये एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड 55,000 पेड टू टैक्स कंसल्टेंट इन कैश, कि सेक्शन बोलो जिसमें डिसलॉ करना है। थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो मेरे से लिखा गया 40A3। अगला पॉइंट जी, गिफ्ट रिप्रेजेंट, अच्छा राइट साइड पे देख गिफ्ट दिए होंगे, ये पड़ा। कहता है जी गिफ्ट रिप्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ एलईडी which was given by one of the client for successful presentation of case in income tax appellate tribunal। बोलो, अभी पीछे भी थोड़े दिन पहले बात हुई है इस पे। हाँ बिजनेस इनकम है, सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग बिजनेस इनकम है, पर्क, पर्क राइजिंग इन प्रोफेशन। सीए साहब ने केस को जिता दिया, क्लाइंट ने एलईडी दे दिया लाख रुपए का, ठीक है भाई बिजनेस इनकम रहेगी। लास्ट महीने का किराया 50,000 रुपये, कहता है ये पे कर दिया इसने बट टीडीएस नहीं काटा। थोड़ा सब्र रखना, पहले चेक करते हैं कि इधर टीडीएस काटना बनता है। देखो ये जो 50,000 से ऊपर वाला सेक्शन आया उसमें तो जाएगा नहीं, ये 194 आई में ही जा सकता है। अभी इसका इस साल का टर्नओवर तो काफी है, ये देख रहे हो ना आप, 50 लाख से काफी ज्यादा है। अब टीडीएस के लिए करंट ईयर का टर्नओवर देखते हैं, पिछले साल का देखते हैं। पिछले साल का, मैं क्या, मैं आपको ना रेलेवेंट सेक्शन की समरी में भी ले जाऊं कि मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ, और आपके मन में जो कोई दूसरा आ रहा है तो वो भी दिखा देता हूँ, जो दूसरा आ रहा है वो भी येगा। देखो मैं इस पे 194 आई की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो 50,000 रुपये महीना है तो किराया 2,40,000 से ज़्यादा है साल का, ठीक है सीधी बात। और 194 आई यही कहता है कि भाई हर बंदे ने यहाँ टीडीएस काटना है। अब भाई जो दूसरे हैं इंडिविजुअल एचयूएफ जो हैं भाई, उसमें आप मतलब फास्ट फॉरवर्ड में समझ लें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1 करोड़ और 50 लाख इन केस ऑफ क्या भी प्रोफेशन, ठीक है। और कई बार बंदे सोचते हैं कि नहीं सर एक और सेक्शन आपने कराया था जिसमें 50,000 रुपया अगर किराया हो, चाहे ऑडिट ना भी होना तो भी काटना है। आपने अपने पे भी एग्जांपल लिया था सर, वो 50,000 से ज्यादा है, वो नीचे ही पड़ा है, ये देखो 194 IB, ग्रेटर देन 50,000 फॉर ए मंथ, देख रहे हैं। तो बेटा अब आप सच से बताना आपने क्या किया, सीए साहब का कुछ डिसअलाउ किया कि नहीं किया। मतलब आपने ये माना है कि सीए साहब लायबल हैं, इन्हें टीडीएस काटना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक असम्पशन है। क्योंकि सीए साहब ने ये तो है नहीं कि इस साल प्रैक्टिस शुरू की है, पिछले साल भी प्रैक्टिस ठीक ठाक होएगी हो।
अच्छी डिटेल वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर यहाँ पे टर्नओवर अच्छा है तो हम मान लेंगे कि पिछले साल भी अच्छा ही होगा। अब मैं थोड़ा ये पॉइंट फिफ्थ बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको नहीं छेड़ रहा अभी। बाकी जी पांडे जी का वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस हो जाना, कोई गल नहीं है। अब ये मोटा मोटा जरा आइडिया लो जरा। ये देखो जी 55 ये डिसअलाउ हुए हैं डेप्शन एज पर बुक। ये जरा अपना 10,000 तो ज़्यादा पे करता वो डिसअलाउ हुआ है। रेंट का 30% डिसअलाउ हुआ है। क्रेडिट साइड में क्या क्या हटेगा? सर देखो, ऑडिट टैक्स और कंसल्टेंसी तो यहीं रहने दो, गिफ्ट भी यहीं रहने दो, डिविडेंड हटा दो, और इसका बताओ कोई बच्चा इधर क्या होता होता? बोलो। नहीं देखो अदर्स, सर डिडक्शन नहीं मिलती है, ये एग्जाम्प्ट होता 10-15 में। हाँ मतलब कि इसे दिखाना अदर सोर्स में जाके, वहां जाके ये लिख देंगे कि एग्जाम्प्ट है। ये जड़े गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी प्रमोट करती है, उसका इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है वहां जाके। तो इसके बाद जी ये लेस वाले सारे आपके ठीक हुए होंगे। कोई बच्चा ये बता दे कि क्या ये बिजनेस इनकम आई है? नेट नेट। शाबाश शाबाश, ऐसे वाले क्वेश्चन तो तुम्हारे फेवरेट होते हैं, ये तुम्हें करने अच्छे लगते हैं। देन उसके बाद अदर सोर्सेज में जाते हैं तो वहाँ डिविडेंड इनकम आ गई है, और ये वाला नील हो गया है, तो अदर सोर्सेज का टोटल बना 12 लाख। फिर जी भाई इसका बहुत स्पेशल पॉइंट आएगा 80C का। देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। ये वाला पॉइंट इसको स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर पांडे हैज टेकन अ लोन ऑफ 32 लाख रुपए फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी valuing 45 lakh from recognized financial institution on 1st of May 2020। तो मिस्टर पांडे ने 32 लाख रुपए का लोन ले रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, प्रॉपर्टी खरीदनी है। इस लोन के 1.5 लाख रुपए उसने टोटल रीपे किए इस दिन तक, जिसमें 1 लाख रुपए प्रिंसिपल है एंड बैलेंस इज फॉर इंटरेस्ट। पर पोजेशन इसे प्रॉपर्टी का मिलना है आगे। अब सच सच बताओ क्या क्या किया आपने, कहीं तो धज्जियां उड़ा देते हैं इसकी। बताओ क्या। हम्म, सर पर पहले ये देखो ना, प्रॉपर्टी तो कंप्लीट ही नहीं है, प्रॉपर्टी तो आपका है ही नहीं। अगर आप हाँ हाँ हाँ, मैं आपको पूरा पूरा 80C पढ़ाऊंगा बेटा इस पॉइंट पे। पूरा 80C हम पढ़ने वाले हैं, पूरी मतलब कि जो जो पॉइंट बारीक थे ना जितने भी स्कैनर में, वो सारे दिए गए हैं आज आपको। सर 80C ये कहता है कि तब मैं प्रिंसिपल रीपेमेंट की डिडक्शन दूंगा जे आपकी उस प्रॉपर्टी की इनकम चार्जेबल है इस वक्त हाउस प्रॉपर्टी में। चार्जेबिलिटी करने के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन हो। प्रॉपर्टी तो मिली ही नहीं, जिस तरह लोग फ्लैट नहीं बुक कर लेते कि 4-5 साल बाद पोजेशन मिलेगा, वैसे वाला केस है। बाकी मैं आपको एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा यार स्क्रॉल ज्यादा, मैं आगे ही आ गया हूँ लगता है, 1 मिनट दे दो बस यार। यहाँ मिल जाएगा भाई। ये हाँ है तो, ये TCO 80C थोड़ा लेंथी सेक्शन है, ये देखो जी। दिस इज 80C बेटा, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी। देखो क्या लिखा है। एनी पेमेंट टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी should be chargeable under the head income from house property and should have been chargeable to head income from house property had it been not used for own residence। तब ये डिडक्शन देता है। अभी ये आप अगर टेक्निकली बोले ना, दिस इज इंटरेस्ट को हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि एक्विजिशन तो अभी हमारा हुआ ही नहीं प्रॉपर्टी का। 80C ने तब तक शुरू नहीं होना जब तक आपके पास प्रॉपर्टी आती नहीं। तो अगर कोई डिडक्शन दी गई है तो भाई थोड़ा नुकसान है। मैं आपको यहाँ भी चेक करा देता हूँ, इंस्टीट्यूट के नोट्स भी इधर रिगार्डिंग तो बता देता हूँ कहाँ है। मेडिकल इंश्योरेंस का हो गया था पेरेंट्स का 27,000, और ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5,000 वाली, ये भी होगी। 80C, 80C के कारण थोड़ा सा फर्क आ गया होगा, नहीं तो अदरवाइज आंसर ये है। अब ये बंदा हो गया जी 50 लाख से ज्यादा वाला, तो इस पे सरचार्ज भी लगाना था, जब टैक्स टुक्स लगाना आपने, ठीक है वो तो लगा दिया। अब ये देखिए जी 80C के बारे में नोट क्या दिया उसने सजेस्टेड आंसर में। 80C इज नॉट अलाउड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एज द पोजेशन विल बी हैंडेड ओवर इन नेक्स्ट ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह का पॉइंट नो डाउट जब हम नॉर्मली क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो नहीं देखा जाता। ये चीज़ ये भी शो करता है कि लेवल देखो बेटा पेपर का कितना अच्छा है, मतलब कितने डिटेल में पूछा जाता है वहाँ पे। हर क्वेश्चन नहीं, बट कुछ एरियाज होते हैं जो बहुत डिटेल में चले जाते हैं।
फिर अगला था जी रेखा ये भी पेपर का ही है, 10 नंबर का आया था वहाँ, अपन ने भी 10 ही रखे होंगे इसके। ये पर तुमने कर दिया होगा क्योंकि ये फर्म फूम वाले फंडे तुम्हारे क्लियर हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म क्या करना भी? 10(2)A में एग्जाम, बिल्कुल ठीक बोला बच्ची ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिखाना है? 12%। कौन से हेड में? नहीं 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 मैं यार बेटा, नहीं बेटा, ये शी इज अ पार्टनर नाउ, हम रेखा की इनकम की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ रेखा के पास टैक्सेबल है कौन से हेड में? बिजनेस प्रोफेशन। और सैलरी कहता है जी 1 लाख रुपए है एज वर्किंग पार्टनर, और फर्म को डिडक्शन मिली है। इसमें फंडा क्या होता था कि अगर फर्म को डिडक्शन मिली है तो पार्टनर टैक्स देगा, तो टैक्सेबल रहेगी। एक तो भाई ये पार्टनर है, उससे हिसाब किताब हम ने लगा लिया। इसके अलावा यदि एक राइस मिल भी है एज ए प्रोप्राइटर, उधर से नेट प्रॉफिट आ रहा है 4.5 लाख रुपए, और ये आइटमें उसने डेबिट कर रखी हैं, ये आइटमें क्रेडिट कर रखी हैं। सर डेबिट वाली दोनों ऐड होनी है, एडवांस टैक्स की कोई डिडक्शन तो होती नहीं है। क्रेडिट वाली भी सारी यहाँ से जाएंगी। फिर आगे आपकी थोड़ी सी इधर उधर होगी कहानी, इसमें भी एक जगह पे वहाँ थोड़ी देर तक बोलूंगा। शी ओन्ड a house property in Mumbai which was sold in January 19. She received 90,000 रुपए by the way of arrear of rent। ये इसके एरियर आए। बुलाओ जी, बताओ फिर हाउस प्रॉपर्टी में ले जाओ इसको ना भाई। और डिडक्शन डुक्शन देनी है एरियर पे, 30% की डिडक्शन दे दो। यह मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप बाकी के हेड्स की नॉलेज भी लगा रहे हैं, डिडक्शंस भी लगा रहे हैं। और बेटा मैं सही बोलूं, ये तुम लोग वैसे ना नाराज हो जाओगे, इनकम टैक्स के ना जो टेस्ट होने चाहिए वो सारी हेडिंग के ही होने चाहिए, क्योंकि पेपर तो घुमा के ही डालते हैं यार वो, ऐसे एक एक हेडिंग वाले। चलो अब जो चल रहा है चलने देते हैं, एंड में जाके हम थोड़ा सा देख लेंगे, कोई 25-30 क्वेश्चन बड़े अच्छे निकाल के ना आपसे करवा लेंगे, चार चार पांच पांच करके। शी मेड दी फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में बेटा जी डॉटर के नाम पे ली है पॉलिसी, इन द नेम ऑफ हर डॉटर, और कह रहा है पॉलिसी इस दिन हुई थी। इधर बता दो कितना डिडक्शन मिलेगा, मैं आगे बाद में ही जाऊँ। 50,000 कैसे बेटा? हाँ, हाँ, कब से ये 10% वाला रूल आया था? 1/4/2012 से। 1/4/2012 ऑनवर्ड अगर आप लो तो 10% होता है। जतिन तू ज्यादा चुप हो गया यार, किया कुछ के नहीं? हाँ, मैं कहा तू शांत अच्छा नहीं लगता वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो अब इनकम अंडर दी हेड बिजनेस प्रोफेशन में आप शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जाम्प्ट देख रहे हैं। आईओसी 2 चालियो डाला भी। नेट प्रॉफिट भाई देखो ये तो बिल्कुल पप्पू है। अब देखो ये भी किस्मत है, ऐसा भी आ जाता है, इसलिए नाराज नहीं होना होता। 100 नंबर पेपर नहीं आ सकता कभी भी हाई क्वालिटी में। अब वो कोई क्वेश्चन किस चैप्टर में से पॉइंट दिया है, अब ये बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से यदि पीजीबीपी में मुझे टिक कर देना चाहिए, क्या आया होगा? 843 आया हुआ है। अब अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी की टाइम टू टाइम बात हो रही है। यार मेरे को ना एक चीज का पंगा है, पता नहीं अब तुमने वो ठीक किया है कि नहीं। अदर सोर्सेज में एसबीआई तो आ गया होगा, पर जरा ये पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है ना, तो 3500 की एग्जम्पशन देनी होती है, दी है किसी बच्चे ने? शाबाश। और अगर ज्वाइंट अकाउंट हो तो कितने की एग्जम्पशन मिलती है? 7,000। अब नालायक पार्टी टैलेंट पॉइंट सुन लो जरा। कई बार ना वो पेपर में लिखता है कि भाई ही इज हैविंग अ ज्वाइंट अकाउंट विद हर हस्बैंड इन अ पोस्ट ऑफिस, और उस पे इंटरेस्ट आया, वैसे ही लिख रहा हूँ, 23,000 रुपये। अब 23,000 रुपये आपको लिख के 7,000 रुपये माइनस करने होते हैं, जो सही ट्रीटमेंट है। बोलो भी पक्का? नालायक पार्टियां पता क्या करती हैं? 23,000 का पहले आधा कर देती हैं। मैं कहा बेटा आधा क्यों किया आपने? कहते ज्वाइंट है ना, आधा आधा। भाई जबकि मैंने आपको पूरा बताया था कि भैया ज्वाइंट अकाउंट में प्रैक्टिकल लाइफ का पॉइंट है, अगले साल आपने लोगों की रिटर्नें भरनी है, उनसे गलत ना करा देना। फर्स्ट होल्डर को टैक्स लगता है, फर्स्ट होल्डर समझते हो, जिदा नाम पहले आ गया। हाँ, जब ज्वाइंट अकाउंट खोलते भी है ना तब भी बैंक फॉर्म भरने के लिए देता है, फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर। कई बार बंदा वैसे ही लिख देता है, चलो कोई नहीं लेडीज फर्स्ट, वाइफ का नाम पहले लिख दिया। अब अगलों ने पता नहीं क्या सोच के लिखा, आप सीईओ भाई, आपको ये कहना है जी जो आपकी मिसिज है आप उसी के पास ये टैक्स होएगा जी। ये कोई पार्टनरशिप फर्म वाली बात नहीं है आधा आधा कर लो, ना ना, इतना तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए अपनी ये एडवांस नॉलेज ना लगा देना। देन उसके बाद जी हाउस प्रॉपर्टी में आपने 30% करा दिया, ठीक है। भाई अगर कोई बच्चा है जो क्लेम कर सके कि सर मेरी तो जीटीआई का आंसर भी सही है।
यार देख लेते हैं कई बार ना आंसर क्वेश्चन थोड़े पुराने भी हैं, कोशिश तो बड़ी करते हैं चेक करने की, कई बार कुछ रह भी जाता है। क्या पॉइंट का डिफरेंस है जी, बताना। और यार यार रुको रुको रुको, डिविडेंड 80,000 है ना, और 12,000 आपका वो है, और प्लस 1,500 आपका ये पोस्ट ऑफिस है। 93,500 ही आ रहा है सर। नहीं यार, इसमें ना गलतियां हो जाती हैं, मेरे को तो आप पता है यार। कितना भी कर लो टैक्स के, हर साल नोट्स चेंज होने हैं, पंगा तो पड़ना ही है। तो जीटीआई आ गया, जीटीआई के बाद जी ये लाइफ इंश्योरेंस। यार मैरिड डॉटर लिखा हो तो क्वेश्चन में क्या, लाइफ इंश्योरेंस इन द नेम ऑफ हर डॉटर है, डॉटर ही लिखा है। वैसे मैं बता दूं, मैरिड डॉटर का भी अलाउड है, हो सकता है क्वेश्चन में हो, ठीक टाइप नहीं हुआ। आपको याद है ना मैं क्या कहता हूँ 80C में, कि भाई अपनी इंश्योरेंस करा लो, स्पाउस की करा लो, या बच्चे की करा लो। अब बच्चा माइनर है, मेजर है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मैरिड है, अनमैरिड है, चलेगा, याद है ना। फिर जी बेटा 80 TTA की डिडक्शन देनी है अपन ने 10,000 रुपये की इसको, 10,000 की वो हुई जी। फिर उसके बाद इन्होंने टैक्स टूक्स सा कंप्यूट कर दिया है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाल दी है। वैसे तो एडवांस टैक्स भी दिया हो तो माइनस करके रिफंड ड्यू भी दिखा सकते थे, जो एडवांस टैक्स ज़्यादा है, ज़्यादा ही है ना एडवांस टैक्स। हाँ, लाख लाख वहां तक वो, हाँ मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आगे तक जाना चाहिए था। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के बाद नीचे कह सकते थे माइनस रिफंड, माइनस एडवांस टैक्स, क्योंकि जैसे रिटर्न फॉर्म में होता है। पर शायद उसने सोचा होगा कि भाई ठीक है भाई, अपने को टैक्स लाइबिलिटी पूछी है वहीं तक ही रखते हैं। ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट भी आ गया। अब सच सच बताओ बेटा, एक दिल पे हाथ रख के, मेरे को खुश करने के लिए नहीं, जो आपने चेक किया है, मोर देन 70% किसी बच्चे का ठीक हुआ, मोर देन 70%। कौन से बच्चे का, मोर देन 70% एक्यूरेसी जो आपकी रही। चलो गुड गुड। बाकी जी मोर देन 60% की बात करें, प्रणव जी, हुआ इतना तो, मोर देन 50%, इसके बाद नहीं मैं पूछता होता, इससे नीचे नहीं जाता। मोर देन 50% तो वही होगा सबका। चलो ठीक है ठीक है ठीक है भाई, इतना वो कोई नाराज होने वाली बात नहीं। कोई ये नहीं कि ये लास्ट मौका था जी, ना जी ना। ये तो बल्कि यार हमेशा इस तरीके से होता है कि चल अच्छा है भाई, देख लिया, अच्छा ये पॉइंट भी होता है, पता चल गया, पेपर में जाऊंगा ठीक रहेगा। क्योंकि जे आप बिल्कुल ही ऐसे ही जाओ रॉ, जिसे कहते हैं बस थ्योरी और वो पॉइंट से पढ़ के, तो उधर फिर वो सारे इकट्ठे शुरू हो जाए फास्ट बॉलर, ये तो हालत खराब कर देते हैं, पता नहीं चलता बॉल आ कहाँ से रही है। ठीक है, कोई नहीं, फिर अगले धमाके अगली बार सही। कल किस चीज का तुम्हारा अकाउंट्स का कल, चैप्टर तो वो भी बड़ा प्यारा है यार। चलो देखते हैं क्या बाउंसर पड़ेंगे उसमें, देखते हैं कल की कल। ठीक है भाई, हाँ पूछो जी पूछो प्लीज। हम्म 3613 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कार में हो जाता है, कार में ऐसा हो जाता है, प्रपोर्शनेट मिलेगी, प्रपोर्शनेट प्रपोर्शनेट, बिल्कुल जी बिल्कुल। जो भी ਉਹਦੇ रिगार्डिंग खर्चा होता है ना बेटा, फिर वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, उसकी रनिंग कॉस्ट, एवरीथिंग गेट्स डिवाइडेड। क्योंकि देखो लॉजिकली चलना ना अपा, जब आप सीए बनोगे स्क्रूटनी में सबसे बड़ा पॉइंट तो यही होता है। जैसे गाड़ियां गुड़ियां होती हैं बहुत ज़्यादा बिजनेस में, तो ये वो कह देगा, ओ यार तुम्हारा कोई टैक्सी स्टैंड है, इतनी गाड़ियां हैं, सबकी डेप्शन डाली हुई है, जितनी ये गाड़ियां बिजनेस में यूज होती हैं वो बताओ, बाकी तो मैंने डिसअलाउ करनी ही करनी है। तो ये आपका पॉइंट जो है वो वैसे असाइनमेंट के काफी क्वेश्चनों में है। कार वाला याद है ना, 1/4 1/2 वाला, आज उसको मौका नहीं मिल पाया। हाँ वो देखो अब उसी कंटेक्स्ट में है ना, कि उधर रिगार्डिंग जो भी खर्चा है उस पर सेम ही फंडा लगाना है, फिर चाहे वो उधर रनिंग एक्सपेंस हो चाहे ये चीज़ हो। डन है जी, करो तैयारी तुरी, कल फिर मिलते हैं। ओके जी, ओके बेटा जी, ओके जी।